सर का अभिनंदन करते हैं और हमारा सौभाग्य कि उन्होंने हमें बातचीत करने का समय दिया। हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे थर्ड ईयर के अभिषेक पांडे हैं और प्रेरिता है और साथ में गौरव तिवारी है और अरुंधति है और मैं विभागाध्यक्ष हूँ प्रोफेसर आचार्य। तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं। प्रेमचंद पर सर आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया और बहुत सी ऐसी सामग्री आपने ढूंढी है जो बहुत विरल है। लेकिन बावजूद इसके इस साहित्यिक सामग्री के प्रति जो हिंदी की मुख्य धारा है उसमें एक उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। तो सर इसका क्या कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण सामग्री के लिए भी मुख्य धारा आपके पास नहीं आता है या प्रयासरत नहीं है इसके लिए? ये तुम्हारा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी सर। असल में ये हिंदी का दुर्भाग्य है। जो अगर अंग्रेजी भाषा में वर्ड्सवर्थ या किसी की कोई रचना मिल जाए जी सर। तो सारे यूरोप में हंगामा हो जाता है। बिल्कुल सर। मैंने 1500 पृष्ठ की सामग्री खोजी प्रेमचंद की और वो सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराई मैंने, लेकिन वो हंगामा तो हुआ, लेकिन ये मुख्य सार्वजनिक रूप से हिंदी विभागों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी सर। क्योंकि ये उनके लिए चुनौती थी और चुनौती के साथ साथ उनके लगा ये तो हमारे लिए बड़ा अपमान की बात है, क्योंकि मैं तो एक सामान्य सा लेक्चरर था भाई, मैं तो एक कॉलेज में लेक्चरर था ना, मैं प्रोफेसर तो था नहीं। तो इसलिए ये सारा संकट इसलिए है कि मैं उनके विचार का व्यक्ति नहीं था। जी सर। मैं उनके ग्रुप का व्यक्ति नहीं था। जी सर। मैं उनके ग्रुप के विरोध में था। इसलिए आज भी मेरी किताबें जो हैं आपको विभाग की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, प्रेमचंद पर मेरी 40 किताबें हैं। विश्व में कह सकता हूँ दुनिया के किसी देश के इतिहास में 40 ऐसा कोई लेखक नहीं मिलेगा जिसकी 40 किताबें हों। उसके बाद भी आज हिंदी का प्रोफेसर मेरी किताबें ना तो देखता है, ना जानना चाहता है और ना विद्यार्थियों को क्लास में बताना चाहता है। तो ये दुर्भाग्य है कि आप एक ज्ञान जो नया आया है वो विद्यार्थियों तक आप नहीं पहुंचा रहे हैं। आप एक अध्यापक का जो कर्म है उससे पीछे हट रहे हैं आप। तो एक टीचर का दायित्व क्या है कि अपने विद्यार्थियों को वो नवीनतम ज्ञान की जानकारी दे। जी सर, बिल्कुल। उस पहले ज्ञान को स्वयं जाने और उसके बाद वो विद्यार्थियों तक पहुंचाए हैं। वो काम नहीं हो रहा है। और ये आपको बताता हूँ कि दिल्ली पूरे हिंदी संसार में 30,000 के आसपास शोध प्रबंध लिखे गए हैं। अच्छा, किसको 30,000 के लगभग पीएचडी है हिंदी में। अच्छा। 30,000 के आसपास पूरे सामग्री प्रकाशित हो चुकी। नहीं, इनमें से कितने लोगों को आप जानती हैं? बिल्कुल जी। 30,000 में से आप मुझे 5 व्यक्ति बता दीजिए जो अथॉरिटी के रूप में आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा हो। बिल्कुल। लेकिन जहां तक प्रेमचंद का संबंध है, अगर आप मुझे नहीं पढ़ते तो प्रेमचंद को आप अधूरा जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो प्रोफेसर आपसे कहता ही नहीं। तो सर इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो साहित्यिक सामग्री इकट्ठा की गई या जो आपने आलोचनात्मक काम किया प्रेमचंद पे, उसके प्रति जो ये पूरी उपेक्षा बनती है उसमें वैचारिकता एक बड़ी महत्वपूर्ण। नहीं, वो उपेक्षा तो है ही है, लेकिन आपको बताता हूँ आप कि साहित्य में ऐसे लोगों का एक पूरा वर्ग रहा जिन्होंने मेरी मदद की। धर्मवीर भारती ने मेरे, विष्णुकांत शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, विजय स्नातक, कल्याण लोढ़ा, इन सब ने मेरे पक्ष में लिखा है। मतलब बड़ी संख्या में आप समझिए कि लगभग 25-30 हिंदी लेखकों ने, विद्वानों ने मेरे कार्य की तारीफ की है। मतलब ऐसा नहीं है कि तारीफ ना मिली हो, बहुत तारीफ मिली है। और सारा विश्व ये जानता है कि अगर प्रेमचंद का कोई उल्लेख आता है तो लोग मेरे नाम का उल्लेख करते हैं। आपके अलावा तो कोई है ही नहीं प्रामाणिक। मतलब ये चाहे मैं प्रोफेसर हुआ नहीं हुआ उससे मुझे चिंता नहीं है, लेकिन एक स्कॉलर के रूप में लोग आज मुझे जानते हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा संतोष मेरे जीवन में और कुछ नहीं होगा। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने प्रेमचंद के ऊपर इतने काम किए, आपने अभी शोध का जिक्र किया, तो अभी जो नए लोग शोध कर रहे हैं उन्हें प्रेमचंद के बारे में अगर जानना हो या फिर प्रेमचंद के
से जुड़कर कोई शोध करना हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आरंभ कहाँ से हो? देखिए, प्रेमचंद पर कोई भी नया रिसर्च अगर आप करना चाहेंगे तो प्रेमचंद के साहित्य को पहले पढ़ना पड़ेगा। जी सर। जिस जिस शोध की में आप खोजना चाहते हैं उसका आपको एबीसीडी नहीं मालूम। जी सर। अजीब तरह का तमाशा चल रहा है हिंदी विभाग में कि प्रोफेसर कहता है इस पर रिसर्च कर लो, विषय दे। अरे उस विषय को ना प्रोफेसर जानता है ना विद्यार्थी जानता है। आप विद्यार्थी पर एक विषय को थोप देते हैं और वो बेचारा भटकता फरता है और उसको ये नहीं मालूम कि सामग्री क्या मिलेगी। जी सर। तो आप हिंदी विभाग ने रिसर्च को आलोचना बना दिया है, ये दुर्भाग्य है। तो सर शोध अब आलोचनात्मक कार्य की तरफ चला गया बस हिंदी विभागों में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आलोचना शोध से समृद्ध होती है। शोध जो है वो आलोचना जो है शोध से समृद्ध होती है और शोध में आलोचना भी रहती है, लेकिन शोध आलोचना नहीं हो सकती जब तक कि आप नई बात नहीं कहते हैं। नई बात कहेंगे तभी वो रिसर्च कहलाएगी। भाई अगर आप जमीन की खुदाई से नई कल्चर नहीं निकाल रहे हैं तो उस खुदाई का क्या मतलब है? 120 लोगों को आप पीएचडी दे रहे हैं, 120 हर लोग, साल दे रहे हैं। और उन 120 आप जानते हैं कुमार विश्वास के कविताओं के पाठ पर पीएचडी दिए उन्होंने। जी सर, ये मेरी भी। कुमार विश्वास के मंचीय कविताओं का अध्ययन। जी सर। अब बताइए अब कि क्या 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 करेंगे इसमें, कोई बता दी। उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई, उसको शायद जॉब भी मिल गया, सब मिल गया। मैं आपसे पूछता हूँ इसको इसका कोई अंत होगा नहीं होगा? मुझे जब पीएचडी मैंने प्रेमचंद में जब किया काम, सुनिए, तो डॉक्टर नगेंद्र उस जमाने में हेड थे। जी सर। तो मुझसे बोले कि भाई प्रेमचंद में बहुत काम होगा है, तुम क्या करोगे? तो अच्छा कुछ विषय लिख के लाओ। जी। मैं 16 विषय लिख के ले गया प्रेमचंद पर उस जमाने में, तो उन्होंने एक अप्रूव कर दिया। जी। मतलब ये है कि वो विद्यार्थियों से पूछते थे कि तुम क्या करना चाहते हो, वो प्रवृत्ति खत्म हो रही है। जी सर। मतलब प्रोफेसर जो है आचार्य है। तो मैंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता इस धरती पर। सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? जी। ज्ञान की इतनी दिशाएं हैं, उन दिशाओं को मैं आयुर्वेद के बारे में क्या जानता हूँ? जी। भाई कोई अगर दावा करता है तो सिवा हंसी के अलावा और क्या है? इसलिए प्रोफेसर जो है एक ही विषय में हो, उसका वो सर्वज्ञ हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। देखिए, एक तो ये है कि कोई भी साहित्य के अंदर जब आप शोध करें तो जो विषय है उस विषय के आसपास की सारी दुनिया आपको जाननी चाहिए। अगर आप आधुनिक काल के या रीति काल के किसी एक व्यक्ति पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्च उस पर तो कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे युग पर भी कर रहे हैं। परिस्थितियों आप ऐसा, और उसकी परंपरा पर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल बिहारी पर काम कर रहे हैं। बिहारी की जो परंपरा है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, बिहारी के युग को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये अर्थ ये है कि कोई शोध जो है वो समग्रता में आप देखेंगे, उसके बिना काम नहीं बनता। उसके बाद तो आप एक आलोचना की किताब लिख रहे हैं। भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नया क्या कह रहे हैं। तो नया कहने के लिए आपको उस विषय के सारे साहित्य को पहले पढ़ना पड़ेगा, लोगों ने इससे पहले उस पर क्या लिखा है। आज मैं गारंटी करता हूं कि आज़ादी से पहले की जो साहित्य है उसको कोई देखता ही नहीं है। जी सर। कोई विषय ले लीजिए आप, बिहारी सत्सई पर कई कमेंट लिखे गए, वो कोई देखता ही नहीं। अरे और वो अरबी के जो कमेंट्स हैं, आप सोचिए, वो पूरा बिहारी सत्सई पर किसकी किताब है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हाँ, मेरा अर्थ यह है कि हम ज्ञान के समुद्र में कूद रहे हैं। आप कितना लेके साथ चलते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि शोध तो भाई बहुत बड़ा काम है। मैं तो उसको बड़ा काम मानता हूँ। मेरा इसमें पूरा जीवन देना पड़ता है। अब प्रश्न ये है सर, इसी से रिलेटेड, कि जब आप शोध कर रहे थे तो सामग्री का जो संकलन किया आपने,
तो संकलन का आधार जो प्रकाशित उपन्यास, कहानियां, मानसरोवर के खंड जो आज हैं वो थे, या आप नया क्या और खोज कर रहे हैं? हाँ ठीक। देखिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने ये था कि प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आ चुका है। 1962 में अमृत राय ने 9 किताबें पब्लिश की थी प्रेमचंद पर। उसमें गुप्तधन नाम से 2 संकलन थे, इसमें 56 नई कहानियां थी, लोग जानते नहीं थे। उसी तरह से विविध प्रसंग नाम से 3 खंड निकले थे, जिसमें उनका करीब सैकड़ों पेज का साहित्य था। तो लोगों ने समझा कि भाई अब प्रेमचंद संपूर्ण रूप से हमारे सामने आ चुके हैं। तो मेरे सामने वो चुनौती थी। मैं लाइब्रेरी में जाता था, पुरानी पत्रिकाएं देखने शुरू की, तो मुझे रचनाएं कुछ ऐसी मिलने लगी जो उनमें नहीं थी। तो मेरा उत्साह बढ़ा, तो मैंने खोज शुरू की। तो ऐसे एक के बाद 300 कहानियां मिल गई मुझे, अच्छा, जो अमृत राय को नहीं मिली थी। अच्छा, 62 तक नहीं सोच रहे प्रकाशित हुई थी जो। अच्छा। वो अप्राप्य कहानी के रूप से छपी करीब 10 या 15 साल पहले। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। जी सर, बिल्कुल सर। उसमें एक कहानी थी खेल, अद्भुत कहानी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गांव का दृश्य है, एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया चरखा काट रही है, और झोपड़ी के गेट पर एक बच्चा है 10-12 साल का, वो वहां से भागना चाहता है। मई जून का महीना है, लू चल रही है, उसे रोकना चाहती है लेकिन वो रुकता नहीं है, चला जाता है। बाद में वो उस सड़क पर पहुंचता है जो शहर को गांव से जोड़ती है, और उस शहर से रोज एक खोमचे वाला आता है, बच्चों को मिठाई बेचने वाला। उस दिन वो आता नहीं है। तो देखिए कहानी यहाँ से बनती है। जब वो आता नहीं है तो वो बच्चा क्या करता है, एक टूटी डलिया तलाश कर लेता है, जी सर। और एक फटा हुआ कपड़ा भी मिल जाता है उसको। हाँ। तो वो उसी तरह का खोमचा बना लेता है, अच्छा। ईंट पत्थर रख लेता है, और वो सिर पर रखता है और आवाज लगाता है, मिठाई ले लो। मिठाई। और उसी तरह से गांव में वो एंटर करता है। हाँ। उसकी आवाज सुन करके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो अपना खोमचा रख लेता है। एक बच्चा आता है, पत्थर के कॉइन आपने तो नहीं घिसे होंगे, हमने घिसे हैं। जी सर। मतलब पत्थर का टुकड़ा ले लिया और उसको घिस करके कॉइन बना लिया। आपने रुपए की शक्ल दे हाँ, दी उसको। आपने वैसे किसी ने किया है? जी जी सर। हमने किया है बहुत लोग के। खैर, तो एक बच्चा उसी तरह कॉइन घिस के लाता है कि 1 पैसे की मिठाई दे दे। तो क्या करता है कि एक पीपल का पत्ता, उसमें 2-4 ईंट के पत्थर रख के उसको दे देता है, ले। तो क्या करता है आखिर में कहानी, कितना मीठा है वो, कितना, वो कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी को मैंने जब पब्लिश कराया तो रमेश शाह का मुझे पत्र आया। उनका ये कहानी कहाँ से मिली आपको? आप समझिए, इसमें राइटर तो कोई है ही नहीं, इसमें तो जीवन है, पूरा जी सर। लाइफ है। बिल्कुल जीवंतता है। और ईदगाह में बराबर प्रेमचंद दिखाई देते हैं, यहाँ कहानीकार नहीं है, पूरा जीवन इसमें कहीं राइटर है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि दोनों में अगर आप तुलना करें तो कहानी कौन सी बड़ी है? तो आप समझिए, जब ये कहानी मैंने पब्लिश कराई तो तब लोगों को मालूम पड़ा कि अभी तो बहुत सी चीजें दबी पड़ी है। और अभी भी मैं कहता हूँ 1500 पेज खोजने के बाद बहुत सी चीजें मेरे से भी छूट रही हैं। सारी चीज मैं नहीं कर पाया हूँ। हाँ, सूची तो मैंने दे दी है जो मैं नहीं पकड़ पाया। अब आने वाला समय कोई आएगा, कोई नया उपन्यास मेरा जैसा कोई पागल आएगा, सो काम करेगा, क्योंकि रिसर्च एक पागलपन है। नहीं सर, कोई नया उपन्यास भी है क्या उसमें? अगर आप पागलपन को अपनाना चाहते हैं तो रिसर्च में आइए, और ना इसको छोड़ छाड़ के अपना नौकरी करिए और आराम से रहिए। सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपने बहुत सी ऐसी कहानियां ढूंढी अमृत राय के बाद भी जो प्रकाशित नहीं हुई थी, जैसे खेल कहानी का नहीं, भी बात- प्रकाशित थी, हाँ, मतलब लेकिन सामग्री के रूप में संरक्षित लोग नहीं थी। भूल गए उसको। जी सर। तो सर, क्या कोई ऐसा उपन्यास भी आपको मिला इस शोध के हाँ, दौरान? देखिए, एक उपन्यास है कृष्णा नाम से, किसना? कृष्ण। जी सर। उर्दू में छपा था 1906 में। अच्छा 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 जी सर। उसकी प्रति हिंदुस्तान में नहीं मिली, लेकिन इसकी एक प्रति लंदन में थी। अच्छा। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है वहाँ पर एक, हाँ। उस लंदन की कैटलॉग मेरे पास है। उसमें वो कैटलॉग में लिस्टेड थी वो। अच्छा। लेकिन अमृत राय ने भी कोशिश की, वो वहाँ मिली नहीं। उसकी प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई। हाँ, नहीं पाया। जी सर। लेकिन वो उस लाइब्रेरी में थी वो। अच्छा, कैटलॉग कोई ले गया, क्या हुआ, ईश्वर जाने।
लेकिन वो नहीं मिली। बस उनकी एक उपन्यास जो था वो कृष्णा नहीं मिला। तो मूल रूप से ये उर्दू में ही प्रकाशित हाँ थे। हाँ बोलो। सर आपने उर्दू की बात की और हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद ने अपना लेखन उर्दू में शुरू किया। बहुत सारी कहानियों या उपन्यासों के फर्स्ट ड्राफ्ट वो उर्दू में बनाते थे। तो सर ये सवाल बड़ा क्लीशे सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि उर्दू में ही अगर प्रेमचंद लिखते रहते तो भी क्या वो यही कद हासिल कर पाते जो हिंदी की दुनिया में उन्होंने पाया? तुम्हारे प्रश्न बड़े शार्प है यार, मैं सोच नहीं बचा कि तुमने काफी गंभीरता से सोचा है रियली। देखिए, अगर प्रेमचंद ने उर्दू में ही रहे होते तो आज जो प्रेमचंद है वो कभी होते नहीं। मिस उनका यश उनको ऐसा है, जब वो उनकी पहली कहानी छपी थी परीक्षा 1914 में, उसके बाद उनकी एक और कहानी छपी सौत सरस्वती में 1915 में। मतलब उनकी 2-3 कहानियां प्रकाशित हुई। तो उनका एक पहला हिंदी संकलन आया था सप्त सरोज 1917 में। उसकी भूमिका में जिस व्यक्ति ने लिखा है उसने ये लिखा है कि हम प्रेमचंद को देवनागरी लिपि के मंदिर में उनका स्वागत करते हैं। मतलब ये है कि वो 3 कहानियों से ही यशस्वी बन गए। तो ऐसा द्वार उनके लिए खुल गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पहले तो वो हिंदी, अच्छा इसी पर भी बड़ा विवाद है कि उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उनको हिंदी आती थी भाई। 1900 में वो लोगों को हिंदी पढ़ाते थे, ये खुद कई जगह रिकॉर्डेड है। हाँ, उनको हिंदी उस तरह से नहीं लिखनी आती थी जैसे वो उर्दू लिखते थे, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए धीरे धीरे वो, आप समझिए कि उनकी जो हिंदी भाषा है, अगर आप उनको देखेंगे, कुछ अंश में आपको बता सकता हूँ कि जो छायावादी कवि लिख रहा है बिल्कुल वो भाषा प्रेमचंद लिख रहे हैं। जी सर। तो ये प्रेमचंद की उपलब्धि ये है कि उर्दू अरबी की भाषा को छोड़ करके वो हिंदी में आते हैं, हिंदी का मानक रूप तैयार करते हैं और आपको ऐसी भाषा देते हैं जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं। जी सर। तो ये उपलब्धि कम है क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। मतलब वो भाषा की दिशा बदल देते हैं। सर, तो भाषा से संबंधी मेरा एक और प्रश्न रहेगा कि जैसे आपने कहा कि हिंदी का मानक रूप गढ़ने का उन्होंने काम किया, बाद की कहानी या बाद के साहित्य के लिए प्रेमचंद का जो साहित्य नजीर उदाहरण है, तो सर अगर हम कथा की दुनिया से एक बार को प्रेमचंद को हटा दे तो शायद हिंदी का जो विकास क्रम है वो कुछ दूसरी तरह से विकसित होता हुआ दिखाई देता। दूसरी तरफ मतलब क्या उसमें अवरोध आते, क्या बदलाव, क्या दिशा, बदली हुई दिशा होती? देखिए, ऐसा है कि कथा का जो विकास है वो प्रेमचंद की धरातल पर आगे विकसित होता है। जी सर, वही। प्रेमचंद ने जो और विधाओं में लिखा है, जैसे संपादकीय है, उनकी पुस्तक समीक्षा है, उनके लेख है, उसको वो पूरा परिदृश्य जो है वो ओझल कर दिया गया, जो गलत हुआ है। मतलब प्रेमचंद के जो विचार पक्ष है इनमें बड़ी प्रबलता के साथ सामने आते हैं। आप समझिए, आज जिस भारत भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर लिखते हैं कि हम पश्चिम से जो हमने लिया है कलेवर, उसका हम भारतीयता करना चाहते हैं। ये प्रेमचंद 1928 में लिख रहे हैं। जी। तो ये जो भारतीयता वाला एलिमेंट है ये प्रेमचंद साहित्य की आत्मा है। मेरा सारा झगड़ा इसी पर था। मुझे इसीलिए नहीं मेरी उपेक्षा की गई कि मैंने प्रेमचंद साहित्य में भारतीयता की बात की, राष्ट्रीयता। और मैंने सिद्ध किया। मैंने कोई अपनी तरफ से, मैंने उनकी रचना के माध्यम से सिद्ध किया। अभी मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है कुछ 2-3 महीने पहले, उनकी मैंने पहली कहानी और अंतिम कहानी की तुलना की है। मतलब पहली कहानी है उनकी परीक्षा 1914 की, और अंतिम कहानी है उनकी रहस्य 1936 की। अच्छा, रहस्य 1936। आप इन दोनों का जो प्रतिपाद्य है वो एक ही है। अच्छा, आपको समझिए, 1914 में भी वो समाज की सेवा की बात करते हैं, और रहस्य कहानी में भी वो कहते हैं कि भैया सेवा ही सर्वोपरि है। तो आप ये बताइए कि इस प्रेमचंद को जो दोनों मतलब जुड़े हुए हैं, आप उनको कैसे ब्रेक कर देंगे भाई? नहीं सर। मतलब आप उनकी संवेदना में बीच में चीज जुड़ती है, वो ठीक है, लेकिन जो आरंभ में वो सोच रहे थे, जीवन के अंत तक वो वही सोच रहे हैं। करीब 2-3 साल पहले पुस्तक मेले में
नामवर सिंह ने ये कहा एक भाषण में, गोयनका जी मारवाड़ी सेठ है, वो लिखना पढ़ना क्या जाने, वो प्रेमचंद को हिंदू बना रहे हैं, हम उनका अहंकार चूर चूर कर देंगे। ये बात जनसत्ता में छपी। तो मैंने खैर नहीं देखा। मेरे एक मित्र ने कहा कि यार तुम लोग वो पढ़िए नहीं पढ़िए। खैर वो पढ़ी, उन्होंने भेजी। मैं 2 दिन बहुत परेशान। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैंने कहा जब वो मिलते हैं तो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने बड़ा भारी काम किया है, और मैंने कहा सार्वजनिक रूप से वो मेरी बुराई कर रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं होगा, 3 दिन परेशान रहने के बाद चौथे दिन रात को 2 बजे मैं उठा और मैंने इसका उत्तर लिखा, और वो उत्तर जनसत्ता में ही छपा। मैंने कहा कि साहित्य को मारवाड़ी जाति में बांटना था ठीक नहीं है। मैंने कहा ये आपने जो किया है गलत किया है। साहित्य जो है मारवाड़ी या जाति से बटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हाँ, फिर मैंने कहा कि अगर जाति की आप बात करते हैं तो आप तो ठाकुर है, ठाकुर है ना। और मैंने कहा कि प्रेमचंद की 3 कहानियों में जो ठाकुर है वो ये है, एक घास वाली और एक 3 कहानियों का उल्लेख कर दिया। और फिर नीचे मैंने लिखा, नामवर सिंह बताएं इनमें से कौन से ठाकुर है। भाई साहब, लोगों ने मुझसे कहा कि गोयनका जी केवल आप लिख सकते थे इस चीज को, और वो छपा जनसत्ता में। आप सोचिए, देखिए मुझे इसका दंड मिला है। मुझे जो दंड किया गया ना, उनकी मैं और भी खोल सकता था मैंने, लेकिन मैंने वही उसी का उत्तर दिया जो मुझ पर कहा गया था। मैंने कहा कि मैं प्रेमचंद को हिंदू बना रहा हूं। मैंने तो प्रेमचंद खुद कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो मैं क्या हिंदू बनाऊंगा, मतलब हिंदू को मैं हिंदू बना लूंगा। और मैंने कहा कि देखिए इतने लेख हैं जिसमें उन्होंने हिंदू की प्रशंसा की है। वो बराबर हिंदू संस्कृति शब्द का उपयोग कर रहे हो। आप नहीं जानते, नहीं पढ़ते, तो मैं क्या करूं। उन्होंने राम कथा लिखी यार, सोचो भैया, रामचर्चा राम से बच्चों के लिए पूरी कहानी जीवनी लिखी। और वो ये कहते हैं, मतलब वो कृष्ण पर एक लेख लिख रहे हैं। आप सोच के, मतलब ये बड़ा विचित्र है। इसलिए मेरा विरोध इसलिए हुआ कि मैंने उनको उत्तर दिया। अच्छा, इसके बाद मुझे नवंबर से मिल गए एक दिन, बोले यार आप मुझसे नाराज हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने तो उन बातों का उत्तर दिया जो आपने रखे थे, और आप मुझसे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आपको तकलीफ हुई तो हम माफी मांगता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनका नहीं, गोयनका माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती मेरी है। देखिए ये है बड़ापन, ये बड़ापन है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आज आप फिर बड़े हो गए। और ये मैंने लिखा उसमें आर्टिकल में, मैंने कहा नामवर फिर बड़े हो गए। लेकिन उनका अपराध गलत है। उन्होंने जो कहा है वो अपनी जगह है, और माफी मांग रहे हैं वो अपनी जगह है। नामवर ने केवल सारे साहित्य में केवल मुझसे माफी मांगी, कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो फंस गए थे। उनकी जो बातें थी वो पब्लिश हो चुकी थी, इसे उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो भाई अगर आप सच्चाई के रास्ते चलेंगे तो भाई आप भोगेंगे, आप दंड तो आपको मिलेगा। सर अभी आपने प्रेमचंद के कई मतलब विचारों की भी बात की, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या प्रेमचंद का जो जीवन है, जो आपने बहुत करीब से देखा है अपने शोध में, अपने कार्यों में, तो क्या प्रेमचंद का जो निजी जीवन में थे वही अपने साहित्य में भी है? उनके विचार किस प्रकार से? देखिए काफी मात्रा में तो वो थे, लेकिन बहुत सी चीजों में आदमी जीवन जीता है ना, तो बहुत से सिद्धांत छोड़ देता है। ये कई बार उनके जीवन से हमें मिलता भी है। लेकिन ऑन दी होल अगर मैं कहूँ तो उनका जीवन ठीक था, मतलब उसमें मैं बहुत आपत्ति, भाई अगर आप बेटी की शादी में दहेज दे रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी व्यवस्था है, क्या कहेंगे आप। लेकिन आप जीवन के अंत में ये कन्फेशन कर रहे हैं पत्नी से कि मेरा एक और इसी से संबंध था, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आदमी इस बात को स्वीकार कर ले। और उनकी पत्नी उससे और भी बड़ी हो गई कि उन्होंने लिख दिया अपनी किताब के अंदर,
मतलब ये पत्नी को लिखना नहीं चाहिए था, मेरी पत्नी ने लिखा और उनके बेटों ने अप्रूव किया, तब वो छपाया है। वो उनके बड़े बेटे ने वो टेक्स्ट अप्रूव किया, तब वो पब्लिश हुई थी किताब उनकी। तो मेरा ये कहना है कि वो जीवन सरल लोगों के जीवन था। वहाँ वो समय जो था, मेरे जैसे मेरे पिता थे वो वैसे ही मैं समझता हूँ प्रेमचंद भी वैसे रहे होंगे। मतलब कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने काम से काम है, देश की चिंता है, समाज की चिंता है, बच्चों की चिंता है। मतलब कहीं मुझे अपराध का महसूस नहीं होता कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो किसी को नुकसान पहुंचा हो। मतलब उन्होंने हिंदी साहित्य में इतने लोगों की मदद की है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पूरी जनरेशन तैयार की उन्होंने, पूरी जनरेशन। बच्चन, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माछवे, इन सब जनरेशन की उन्होंने रचना पब्लिश की अपने यहाँ। जी उनकी चिट्ठियां मेरे पास है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने बड़े वर्ग के अपने साथ लेकर चल रहे थे। हिंदी में ऐसा कोई दूसरा लेखक मिलता ही नहीं है। सर जैसे अभी आपने प्रेमचंद के संपादन की बात की, तो बतौर संपादक उनकी क्या भूमिका है और आज के विमर्शों की दुनिया में उसका कितना महत्व? देखिए, उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, कुछ समय मर्यादा किया, उसके बाद उन्होंने माधुरी हंस का किया, उसके बाद उन्होंने जागरण का किया। तो उनका बहुत बड़ा समय, करीब 6 वर्ष उनके संपादन में व्यतीत हुए। वो जिस उत्साह के साथ आए थे, वो उत्साह धीरे धीरे समाप्त होते चला गया। मतलब हिंदी में पत्रकारिता का पर चलाना कोई आसान काम नहीं था। हंस के पहले जितने ग्राहक थे वो कम होते चले गए। जागरण को उन्होंने जिस उत्साह से, मतलब वो हंस उनको नुकसान दे रहा है, उसके बावजूद भी वो साप्ताहिक जागरण चला रहे हैं। तो ये उनका दुस्साहस था जो उन्होंने किया धीरे। लेकिन वो समर्पित थे देश के लिए, इसलिए उन्होंने सारे कष्ट को सहन किया। उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ हमें दिखाई नहीं देता प्रेमचंद के अलावा, जो इस तरह से सारे आर्थिक कष्ट होने के बावजूद भी अपना अखबार निकाल रहा हो या अपनी पत्रिका निकाल रहा हो। प्रेमचंद ने लिखा है कई जगह कि भाई ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन वो भूल कर रहे थे। तो आप समझिए कि पत्रकारिता उनके लिए देश की समृद्धि का और स्वतंत्रता का आधार था, और वो चूंकि उसी आधार पर अपने साहित्य की रचना कर रहे थे, इसलिए पत्रकारिता और उनके साहित्य में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। जो बात वो साहित्य में कह रहे हैं वही बात वो पत्रकारिता में कह रहे हैं। दोनों में समरूपता है। अगर आप इस तरह से रिसर्च करें तो एक अच्छा टॉपिक मिल सकता है कि प्रेमचंद के साहित्य और पत्रकारिता का तुलनात्मक अध्ययन। जी सर। जैसे कि प्रेमचंद के पहले के उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का वर्णन किया है, पर उनके आखिर में आते आते गोदान में उन्होंने केवल यथार्थवाद को प्रस्तुत किया। देखिए, प्रेमचंद साहित्य की मूल आत्मा आदर्श है और वो कभी छूटती नहीं, उनसे कभी नहीं छूटती। आप गोदान ले लीजिए, गोदान का अंत कैसे होता है? वो हीरा आता है और होरी के चरण छूता है। उसको प्रेमचंद क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिला उसको। ये क्या है? मतलब होरी की मृत्यु को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जी जी। और ये बता रहे हैं कि भाई ये होरी मर तो रहा है, ये मरते समय भी इसको जीवन का संतोष मिल गया। तो ये क्या है भाई? ये आदर्शवाद नहीं है क्या? अच्छा, उसके बाद में उनकी कहानी ले लीजिए। जैसे मैंने रहस्य कहानी बताई उनको, अंतिम जो कहानी है, उसके अंदर वो कहते हैं भाई सेवा जो है वही सब सर्वोपरि है जीवन का मंत्र। तो ये क्या है? असल में क्या है कि कहीं आदर्शवाद कम हो गया है, कहीं आदर्शवाद ज्यादा हो गया है, लेकिन हम उनकी हर रचना की व्याख्या उस दृष्टि से कर सकते हैं। प्रेमचंद के साहित्य की मूल आत्मा आदर्श। फिर मूल आत्मा अगर आपने आदर्श को मान लिया तभी उनके साहित्य को आप ठीक तरह समझ सकते हैं। और आदर्श जो है वो
उनके अंतिम जो लेख हैं वो पढ़ लीजिए जरा। वो कहते हैं भैया जो आज यथार्थ है वो जीवन का भयानक पक्ष हमको दिखाता है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि साहित्य जो है वो दर्पण तो है लेकिन दीपक भी है। अब ये दीपक क्या भाई? रास्ता देख। पर जो प्रकाश जो रास्ता आपको दिखा सकता है। तो वही ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के। साहित्य दर्पण भी है और लेकिन दीपक भी है। दीपक भी है। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि उनकी दृष्टि क्या है। यथार्थ के साथ आदर्श है, समन्वय नहीं है। नहीं, वो कहते हैं आदर्श होगा ही तब जब यथार्थ होगा। जी जी। लेकिन जीवन का यथार्थ जो हम जी रहे हैं उसको बार बार प्रधान रूप से हम साहित्य में देखना नहीं चाहते। उनके जो लेख अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनका कमिटमेंट क्या है। वो जीवन के आखिर तक भी आदर्श को छोड़ नहीं पाए। सर अगला सवाल ये है मेरा कि प्रेमचंद की रचनाओं में मार्क्सवाद की क्या भूमिका है? और इस बात की मार्क्सवाद की क्या भूमिका है? देखो बेटा, ऐसा है, ये बड़ा भारी सवाल है, इस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। सारा झगड़ा इसी बात पर है कि प्रेमचंद मार्क्सवादी थे, गांधीवादी थे या भारतीयतावादी थे। लेकिन जितना वो मार्क्सवाद बताते हैं हमारे आलोचक, उतना मार्क्सवाद वो दिखाते कहाँ हैं। मैं आपको एक उनकी कहानी बताता हूँ। उनका नाम है कैदी। ये कहानी जब मैंने पब्लिश कराई तो मुझे नामवर सिंह मिले, बोले यार वो कहानी तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने जी आपने अभी तक नहीं पढ़ी? अब जरा कहानी सुन लीजिए आप। जी सर। ये कहानी भी शायद 1930 के आसपास की होगी। कहानी है रूस की। रूस की कहानी है और उसमें लेनिन के कॉमरेड है, एक लड़की और एक लड़का है, प्रेमी प्रेमी का है। तो दोनों ये तय करते हैं कि वो जार का जो गवर्नर बग्गी में बैठ के आ रहा है उसको गोली मारनी है। तय कर लेते। अब पति पत्नी दोनों तय कर लेते, दोनों एक झाड़ी में छिपके बैठ जाते हैं। जो आता है तो वो लड़का गोली चलाता है लेकिन वो बच जाता है। वो गिरफ्तार हो जाते हैं दोनों। गिरफ्तार होने के बाद वो जो लड़की है प्रेमिका, वो अपने प्रेमी के खिलाफ गवाही दे देती है और उस लड़के को सजा हो जाती है और वो खुद गवर्नर के से शादी कर लेती है। तो मैंने कहा कि भैया क्या ऐसे ही कामरेड चाहिए थे इस देश को? मैंने कहीं लिखा है कि इस मार्क्सवाद के इस कामरेड को ये प्रेमचंद क्या देख रहे हैं? कहानी हमें क्या कह रही है? प्रेमचंद ये देख रहे हैं कि लेनिन का जो कॉमरेड है वो देश के लिए, व्यक्ति के लिए और अपने लिए क्या कर रहा है। चलिए, एक तो ये हो गया। और भी मैं बहुत सी आपको प्रसंग बता सकता हूँ कि जहाँ प्रेमचंद ने मार्क्सवाद की जद्दियाँ उड़ा कर रखती है। लेकिन मार्क्सवाद से, मतलब लेनिन के आंदोलन से उनको एक ताकत मिलती है कि भाई गरीबों का साथ देना है, मतलब किसानों का साथ देना है, इसके लिए उनको ताकत मिलती है बस। और ये ताकत तो विवेकानंद ने मिली थी। अगर आप विवेकानंद को पढ़ें तो विवेकानंद तो साफ कहते हैं कि भैया ये जो नीचे के आदमी अगर इसको नहीं उठाओगे तो वो ब्राह्मणों से कहते हैं तुमको नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये नीचे की जातियों को आप नहीं उठाओगे तो ये तुम्हें भूख मारेंगे और तुम हो जाओगे। तो भैया इसलिए मुझे आपका जो प्रश्न है वो बड़ा लंबा प्रश्न है। प्रेमचंद को मार्क्सवादी सिद्ध करने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए। बल्कि नामवर सिंह को इन सबको ये लिखना पड़ा कि प्रेमचंद ने मार्क्सवाद को पढ़ा नहीं था। ये लिखा ना अंत में कि ठीक है पढ़ा नहीं था इसलिए उनसे आशा नहीं की जा रही। अरे भाई यार तुम शुरू में ये बात कह देते तो बात खत्म हो जाती। अब जीवन के अंत में तुम ये बात कह रहे हो। सर जो हम बात करते हैं कि आपने कई सारे पत्र प्रेमचंद के ढूंढ के निकाले, उनका प्रकाशन किया, तो मेरा प्रश्न ये है कि सर जो छवि हमारी, मतलब प्रेमचंद की जो निजी दिखती है हमें साहित्य में या कहीं पे, वो पत्रों में किस प्रकार है? और अपनी पत्रों की दुनिया में सर प्रेमचंद कैसे नजर आते हैं और क्या महत्वपूर्ण संवाद उनके पत्रों में आए हैं जो आज के पाठकों को या शिक्षार्थियों को जानना देखिए, आप लोगों से संबंध है।
उनके पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी मैंने पूरे संकलित करके प्रेमचंद की रचनावली 22 खंडों में आ रही है, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। उसमें एक खंड मैंने पत्रों को दिया है। आप ये समझिए कि पत्र जो है मनुष्य की आत्मा की निश्चल अभिव्यक्ति होता है, और प्रेमचंद कई जगह पत्रों में अपने साहित्य सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, कृतियों का मूल्यांकन करते हैं, और व्यक्तियों के व्यवहार पर भी उनकी टिप्पणियां हैं, और राजनीतिक परिदृश्य पर भी वो विचार करते हैं। तो उनके पत्र साहित्य की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साहित्य का ही उनका अंग है। वो पत्र साहित्य को लोग हमारे हिंदी वाले कहाँ महत्व देते हैं, बताइए। मैंने तो बड़ी कोशिश की। मैंने एक थे वाचस्पति पाठक इलाहाबाद में, उनका 30 साल तक का संबंध था प्रसाद से, प्रेमचंद से, इन सब से। तो उनकी चिट्ठियां उनके पास थी 1000 से ज्यादा। तो उन्होंने मुझको दे दी कि तुम ले जाओ भैया, इसको पब्लिश करा देना। तो मैं योजना बना करके वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय को दी, उन्होंने स्वीकार की, बाद में रिजेक्ट कर दी। तो आप बताइए उनको कैसे समझाऊंगा इसकी क्या उपयोगिता है। हाँ, आज शताब्दी के बाद भी कोई लेखक प्रेमचंद के कद हासिल नहीं कर पाया, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, प्रेमचंद का जो परिदृश्य है लेखकीय है, वो बड़ा व्यापक है। इतना व्यापक है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो 1000 से ज्यादा है। कोई लेखक बना सकता है, किसी लेखक में नहीं मिलेगा आपको। उनकी जो कहानियां हैं, जीवन के इतने परिदृश्य हैं जो आप कोई लेखक उनके बाद कर ही नहीं पाया। जी जी सर। आप मुझे, इसलिए प्रेमचंद से किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। देखिए, एक आदमी उर्दू से हिंदी में आता है, हिंदी की रास्ता बदल देता है। प्रेमचंद नियमित रूप से अंग्रेजी के अखबार पढ़ देते हैं, किसी को मालूम है? जी सर। मतलब वो 2 अखबार या 3 अखबार अंग्रेजी का नियमित रूप से पढ़ते थे, और उसी के आधार पर वो अपने अखबार चलाते थे। मतलब जो अपनी टिप्पणी लिखते थे, उनसे उनको सामग्री मिलती थी। आप मुझे बताइए, उस युग का कोई लेखक ऐसा है जो समाचार पत्र पढ़ता हो, इसका उल्लेख आपको मिलता हो? तो प्रेमचंद जैसा होने के लिए एक समर्पित लेखक होना बहुत जरूरी है। तो प्रेमचंद की गहराई से वो ग्रहण करते हैं। मतलब आप जैसे कोई ले लीजिए कहानी, मंत्र ले लीजिए, क्या जबरदस्त कहानी है। जी सर। आपने पढ़ी डॉक्टर? नहीं। जी जी सर, मंत्र पढ़े। डॉक्टर साहब, वो क्या है कि एक बहुत ही गरीब आदमी है बेचारा, उसका 6 बेटे मर गए, 7वां है, वो भी बीमार है। वो डॉक्टर चड्डा के पास आता है, डॉक्टर साहब इसको देख लीजिए। वो कहता मेरे खेलने का टाइम है टेनिस का, तुम जाओ कल आना। तो वो बुढ़ा कहता है साहब ये मर जाएगा। खैर वो डॉक्टर चला जाता है और वो बच्चा मर जाता है। एक रात को वो अपनी झोपड़ी में सो रहा है, रात को 12 बजे चौकीदार आके कहता है कि भगत, उस डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया है। तो ये बड़ा खुश होता है एक बार तो, जी सर। कि भगवान ने अच्छा किया जो बदला ले लिया। लेकिन वो तो अंदर का जो सर्वधनुष उतारने वाला जो भगत है, वो बेचैन होने लगता है। उसकी बुढ़िया कहती है कि तुम जाओगे, मुझे मालूम है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जैसे उसकी पत्नी बुढ़िया सोती है, वो लाठी लेके भागता है और डॉक्टर के घर पहुंचता है, और उसका पानी वानी डाल के उसका जहर उतरवा देता है, जिंदा हो जाता है वो, और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। कहानी खत्म हो जाती है। जी। मैं आपसे कहता हूँ, उससे बढ़िया कोई कहानी लिख ही नहीं सकती। ऐसी कहानी कोई लिख ही नहीं पाया प्रेमचंद के बाद, कि मनुष्य और मनुष्यता को जिंदा रखने वाली कहानियां हमारे पास केवल प्रेमचंद देते हैं। जी सर। आदमी कैसे मनुष्य बड़ा होता है, वो डॉक्टर छोटा हो गया और वो भगत जो छोटा था वो बड़ा हो गया। आप जरा सोच के देखिए, हर कहानी में आपको यही मिलेगा प्रेमचंद, मैं गारंटी करता हूँ।
प्रेमचंद छोटे पात्र को बड़ा बनाते हैं और बड़े को छोटा बनाते हैं। यही हमारे, बड़े की सीमाएं दिखा देते हाँ, हैं। मतलब कोई कहानी नहीं जाओ, तो ये ताकत जो है किसी औरों के पास नहीं है। ये संवेदना की ताकत औरों के पास नहीं है। ये समाज को इतने व्यापक रूप से देखने की दृष्टि औरों के पास नहीं है। मतलब प्रेमचंद नए नए कैरेक्टर्स ढूंढते हैं। 1000 से ज्यादा पात्रों की सृष्टि करने वाला हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं। आप मतलब प्रेमचंद के पास वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स है। क्या बात है भाई, क्यों? जी सर, इसलिए भाई आप मान लीजिए कि प्रेमचंद, दूसरा प्रेमचंद पैदा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल प्रेमचंद हुए बिना कोई दूसरा प्रेमचंद हो ही नहीं सकता। ये भी बात है। सर, अभी आपने मर्ज कहानी की बात की और उसमें कहा कि मानवीयता को इतने बड़े फलक पे प्रेमचंद ही दिखा सकते हैं। और सर, इससे पहले आपने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में राष्ट्रीयता और संस्कृति बड़े बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो भारतीय ग्रामीण संस्कृति है, जिसे हम देशज संस्कृति के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद की पूरी बनावट में, उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति में इस देशज संस्कृति का क्या क्या भूमिका है उसकी? प्रेमचंद की देशज जो ग्रामीण संस्कृति है, जो ग्रामीण पूरा संस्कृति। परिवेश है, भारतीय परिवेश, आम जीवन, उसकी क्या भूमिका है सर? देखिए उनके उपन्यासों में वो आपको मिलेगा, जी सर। रंगभूमि में और गोदान में विशेष रूप से आपको गांव का जीवन के परिदृश्य मिलेंगे। वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों का धारणा क्या है, ईर्ष्या द्वेष कैसे करते हैं, सारी कथाएं आपको मिलेंगी। लेकिन प्रेमचंद गांव का चित्रण करना ऐसे नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद अपनी कथा के सूत्र में जोड़ रहे हैं और कथा के सूत्र में गांव को जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। तो प्रेमचंद का गांव जीवंत गांव है, वो हमें बहुत करीब ले आता है। हम उसके काफी करीब चले जाते हैं और उसके निकटता का अनुभव करते हैं। तो प्रेमचंद गांव के हैं, केवल मैं ये नहीं मानता, वो शहर के भी है। जी जी। वो प्रेमचंद को शहर से अलग करने की कोशिश की गई, ये संभव नहीं है। प्रेमचंद का गांव भी शहर से ही पृष्ठभूमि होता है। कई जगह देख लीजिए आप, गोदान में देख लीजिए। जी जी। उस जब वो शिकार पर जाते हैं तो क्या होता है, हर एक 3 टोली बना दी जाती है। तीनों टोलियों को गांव के लोग मिलते हैं, कोई स्त्री मिलती है, कोई भेली मिलती है, और सब तीनों उनकी सेवा करते हैं। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि प्रेमचंद की दृष्टि क्या थी? जी सर। कि बता रहे भाई शहर ऐसे, शहर के लोग ये हैं और गांव के लोग ये हैं। ये किसी कहानीकार पर आज मिलता ही नहीं है। आज कहानी की जो आपको पढ़ता नहीं है, मुझे नहीं लगता कहानी की कोई पढ़ता होगा। और एक अंतिम प्रश्न है कि आज के इन संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रेमचंद के साहित्य को? देखिए मैं क्या संदेश दूंगा, मैं तो एक साधारण कहना चाहें संदेश नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये है कि विद्यार्थियों को अगर साहित्य पढ़ना है तो प्रेमचंद का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो प्रेमचंद उनको एक साहित्य की दृष्टि देते हैं, एक साहित्य की समझ देते हैं और ये बताते हैं कि साहित्य क्या होता है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद का अध्ययन उनके मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। साहित्यिक विकास, उनका जो साहित्य का विकास है, साहित्यिक चेतना का जो विकास है, वो प्रेमचंद के अध्ययन करने के बाद हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रेमचंद साहित्य को जरूर पढ़ना चाहिए, इससे उनको मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा लेखक बड़ा क्यों होता है। भाई लेखक बड़ा है तो बड़ा होने की प्रवृत्ति उसके साहित्य से ही निकलेगी ना। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद का अध्ययन बहुत जरूरी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया सर। मैं भैया बहुत कोशिश तो की है, बाकी मैं मानने करने नहीं सकता आपको संतोष हुआ या नहीं।